नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और चर्चा न्यूक्लियर एनर्जी की। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में और इजराइल और ईरान के बीच में जो लंबे समय तक जंग चली वो इस बात की थी कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट क्यों कर रहा है। अभी एनरिचमेंट क्या है अगर आसान भाषा में कहूं तो जो ओर है यूरेनियम का, पिच ब्लेंड जिसे आप कहते हैं, उसे शुद्ध करके यूरेनियम की शुद्ध मात्रा में यूरेनियम के एक समस्थानिक आइसोटॉप जिसका नाम है यूरेनियम 235 92 यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ाना। इस काम को करने में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यदि यूरेनियम की शुद्धता अपने एक एकत्र क्षेत्र में 90% तक पहुंच जाती है तो वो यूरेनियम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के काम आने लगता है। अमेरिका को इस बात से आपत्ति थी। उन्हें डर था कि ईरान इसका इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ या अमेरिका के सहयोगियों के खिलाफ कर सकता है। आपने हमने जंग देखी, जंग के परिणाम देखे, आप और हम सब प्रभावित होते हुए हमने देखे। वही यूरेनियम एनरिचमेंट जिसके लिए ईरान ने जंग झेली, आज वो भारत के अंदर निजी कंपनियां करने जा रही हैं। ये सवाल अपने आप में थोड़ा-सा अटपटा है। एक देश जिसको करने की इजाजत नहीं थी और एक देश जिसके अंदर प्राइवेट कंपनियां यूरेनियम एनरिचमेंट करने जा रही हैं। तो क्या ये सवाल बड़ा सवाल नहीं है? अगर ये बड़ा सवाल है तो यूरेनियम एनरिचमेंट का ये सवाल बड़ा बना कैसे, इसकी तह तक आज के सेशन में हम चलेंगे। और इसको करने के लिए बकायदा भारत सरकार एक बिल लेकर आई और नाम उसका शांति बिल रख दिया। जैसे जब हमारे न्यूक्लियर टेस्ट हुए तब हमने लाफिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, इस प्रकार के जो शब्द हैं हमने इस्तेमाल किए थे। अब इस बार हम रख रहे हैं शांति बिल। लेकिन शांति से क्या लाने वाले हैं? यूरेनियम वाली एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। चर्चा इस बात की है कि अडानी ग्रुप इस काम को करने के लिए निकल पड़ा है। आज एजीएम की बैठक में अडानी के द्वारा बकायदा इस बात का अनाउंसमेंट हुआ कि अब हम न्यूक्लियर एनर्जी में काम करेंगे और हम यूरेनियम से एनर्जी उत्पादित करेंगे। ये न्यूज़ अपने आप में एक बड़ी न्यूज़ बनती है। इसके कई मायने निकाले जाते हैं। अडानी का प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो कनेक्ट अपोजिशन जोड़ता आया है कि बीजेपी का ही इंडस्ट्रियल विंग है, उसका नाम अडानी है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि एक प्राइवेट संस्थान यूरेनियम एनरिचमेंट करने अगर उतर रहा है, तो क्या इसमें कोई सुरक्षा की चुनौतियां नहीं है? और दुनिया में क्या इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी? ये सवाल हमने आज से लगभग 6 महीने पहले भी आप सभी के सामने रखा था। तब चर्चा इस तरह थी कि क्या अब अडानी अंबानी न्यूक्लियर रिएक्टर भी बनाएंगे? तब हमने ये सवाल आपसे इसलिए किया था क्योंकि उस समय भारत सरकार शांति बिल लेकर आई थी और उसके मायने निकालते हुए हमने अडानी की बात करी थी। आज जब अडानी इस बात की घोषणा कर दिए हैं, तो 6 महीने पहले जब शांति बिल आया था, तो जो कयास आपने और हमने लगाए थे, वो सही जगह जाकर लैंड हुए हैं। मतलब हम सही सोच रहे थे कि अडानी जल्दी ही न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर कदम रखें। तो चलिए अब इनके सारे पॉइंट्स को समझने का प्रयास करते हैं। एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है कम्युनिकेशन स्किल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में रुचि रखने वालों के लिए। कमेंट बॉक्स में पिन है, अगर आप रुचि रखते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर उसे भरिए, अपनी रुचि के साथ उसे अपडेट करिए। चलिए साथियों, एक और बात, हमने आज ही एक बहुत बढ़िया पैनल डिस्कशन किया। पैनल डिस्कशन था इस बात पर, दो पूर्व पत्रकारों के साथ, बड़े पत्रकारों के साथ। चर्चा इस बात पर थी कि क्या राम मंदिर का जो मामला है, उस मामले का केंद्र वर्सेस योगी सरकार के बीच में कोई मामला रहेगा, या फिर जो मोहन यादव के साथ अभी हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, वो एक सोची समझी साजिश थी। क्या कहानी है? मतलब बीजेपी के अंदर ही भीतराघात हो रहा है या बीजेपी के अंदर ही दो पॉइंट टीम बन चुकी है? इन चीजों को लेकर के आज हमने एक एनालिसिस किया है, वो जल्दी ही आप लोगों को दिखेगा। आप उसे एक बार देखिएगा और अपनी राय दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गौतम अडानी की चर्चा, जिन्होंने अपनी एनुअल जो मीट होती है, एजीएम जो होती है, उसके अंदर इस बात का अनाउंसमेंट किया कि 2035 तक हम लोग 10 गीगावाट एनर्जी न्यूक्लियर क्षमता से विकसित करेंगे। ये अडानी का ट्वीट है, ये अडानी ग्रुप के द्वारा डाला गया मैसेज है। अडानी ने अपनी तरफ से भविष्य को लेकर के ये वाली बात कह दी। ठीक है साहब। ये बात ऐसे समय पर जब शांति बिल 2025 आया हो, भारत ने लक्ष्य रखा हो कि हम 100 गीगावाट एनर्जी न्यूक्लियर से पैदा करेंगे 2047 तक। आज की क्षमता 8.8 गीगावाट की है। भारत की कुल ऊर्जा जरूरत का मात्र 3% ही अभी हम यूरेनियम से पैदा कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से पैदा कर रहे हैं। ऐसे में आज ये बड़ा सवाल है कि रिएक्टर के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट और न्यूक्लियर बम के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट, इनमें अंतर बहुत होता है, लेकिन प्रक्रिया एक ही होती है। और ऐसे में शांति बिल प्राइवेट सेक्टर को न्यूक्लियर एनरिचमेंट करने की परमिशन दे रहा है। तो शांति बिल ने ऐसे क्या प्रावधान किए हैं जिससे सुरक्षा भी हो गई और प्राइवेट सेक्टर की एंट्री भी हो गई? क्या इसमें कोई लीकेजेस हो सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शांति बिल का मतलब जो जिक्र है वो इसलिए कि देश ने 2047 तक 100 गीगावाट ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रखा है न्यूक्लियर एनर्जी से। और इस काम के लिए भारत सरकार प्राइवेट सेक्टर को भी चाहती है कि वो इस पूरे प्रोसेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने आगे आए और इस इन्वेस्टमेंट से देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करे। अब आप कहेंगे इस देश में तो ऑलरेडी सोलर एनर्जी के ऊपर इतना काम हो रहा है, तो फिर ये यूरेनियम से उत्पादित होने वाली एनर्जी क्यों? तो इसके पीछे का कारण सिर्फ इतना जान लीजिए कि आज दुनिया में जो विकसित राष्ट्र हैं, उनकी ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 10% यूरेनियम से पूर्ति हो रही है। लेकिन हमारे देश में 3% ऊर्जा यूरेनियम से पूर्ति होती है। आप कहेंगे सोलर एनर्जी का कारण बताइए ना। तो साहब सोलर एनर्जी का कारण ऐसा है कि हम उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी हम अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 10% ही सोलर से पूरा कर पा रहे हैं। अभी भी हमारा मेजॉरिटी जो ऊर्जा आपूर्ति है वो कोयले से होता है। कोयले से लगभग 60% हमारी कुल ऊर्जा आवश्यकता का पूर्ति होता है। थर्मल पावर से ही जो बिजली पैदा होती है, उसी से हम और आप बिजली का उपभोग कर रहे हैं। यूरेनियम और कोयले के अंदर एक बहुत तगड़ा सामंजस्य है। ये समझिए कि इस उंगली का अगर ये छोटा सा हिस्सा, इसको एक पोर कहें अगर आप, तो इतना सा यूरेनियम लगभग 1000 किलो कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। मतलब समझिए कि अगर 1 किलोग्राम यूरेनियम को आपने थर्मल रिएक्टर में इस्तेमाल किया तो वो कई 100 टन कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पादित कर सकता है। यूरेनियम का ये महत्व है। नंबर दूसरा, सोलर एनर्जी की जब बात होती है तो सोलर एनर्जी के लिए सोलर पैनल लगाने की सुविधा आपके पास हो सकती है, लेकिन सोलर एनर्जी केवल सूरज की रोशनी में ही काम करती है। यूरेनियम से उत्पादित ऊर्जा पूरे टाइम पैदा की जा सकती है। यूरेनियम से उत्पन्न ऊर्जा होने में किसी प्रकार का कोई भी कार्बन का एमिशन नहीं हो रहा है, यानी कि पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, कार्बन वाला पॉल्यूशन।
लेकिन वहीं सोलर एनर्जी से जहां एक और समय की पाबंदी है, उसके लिए भी बैटरी का सिस्टम विकसित किया जा रहा है। वहीं विंड से पैदा होने वाली एनर्जी में भी, जो कि हमारी ऊर्जा आवश्यकता का भी लगभग 6.5% पूर्ता करती है, उसके केस में भी हवा नहीं चली तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, वैसी स्थिति रहती है। इसलिए यूरेनियम को एक सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि ये सस्टेनेबल साइंटिफिक सेंस में नहीं है। सस्टेनेबल का मतलब होता है जो आज है वो आने वाली पीढ़ियों के पास भी रहे। लेकिन हाँ, परमाणु ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा के रूप में भविष्य के लिए देखा जा रहा है और पूरी दुनिया इसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान लगा करके फोकस कर रही है। अब सवाल सवाल बनता है कि यूरेनियम ऊर्जा कैसे पूर्ति करता है? तो जो यूरेनियम बनकर एनरिच्ड होकर आता है, उसके एनरिचमेंट में 3 से 5% की अगर शुद्धता होती है, तो उसके विखंडन से जो हीट निकलती है, उस हीट को इस्तेमाल किया जाता है पानी को वेपर में बदलने के। पानी वेपर में बदलता है, उसका प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर से टरबाइन घुमाते हैं। सिस्टम वही है, जो थर्मल एनर्जी का है, जो हाइड्रो एनर्जी का है, सेम वही टरबाइन घुमाने का सिस्टम और उससे उत्पादित करनी है मैकेनिकल से काइनेटिक एनर्जी, उससे पैदा करनी है बिजली, ठीक है? तो यहां पर जो हीट है, वो यूरेनियम में मैंने कहा ना, 1 पोर यूरेनियम के अंदर हीट 1000 किलो कोयले के बराबर है। तो उसका इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन के अंदर करने की बातें चल रही हैं। ठीक है साहब? तो कुल मिलाकर पहला पॉइंट तो ये, सवाल ये कि जब दुनिया को ये पता ही था तो अब तक यूरेनियम के अंदर लोग उतरे क्यों नहीं? कारण था, 2 बड़े ऐसे हादसे हुए दुनिया में, 1986 के अंदर हुआ यूक्रेन का चेर्नोबिल हादसा और 2011 में जापान के फुकुशिमा के अंदर हुआ हादसा, फुकुशिमा दाइची हादसा। इन दोनों से दुनिया डर गई थी। तो सब अब डर कहां से भाग गया? डर भाग इसलिए गया कि इस पूरे काम में अगर इस डर को ही हावी रहने दिया जाएगा, सुरक्षा को कहीं किनारे खड़ा कर दिया जाएगा, तो फिर इस डर के आगे जीतने वाली फीलिंग नहीं आएगी। आपको प्रदूषण में मरना पड़ेगा, ग्लेशियर्स के पिघलने को झेलना पड़ेगा, थर्मल एनर्जी से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, कोयले को जलाकर जो हम बत्तियां जला रहे हैं इस समय पर, कोयले की वजह से जो हीट उत्पन्न हुई, उससे वाटर वेपर बनाकर टरबाइन घुमाकर जो बिजली आपने पैदा करी, वो आज देश की ऊर्जा आवश्यकता तो पूर्ति कर रही है। लेकिन मुसीबत यह है कि वो आने वाले समय में जब देश को और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स भारत में लगने वाले हैं, एआई के सेक्टर में काम होने वाला है, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काम होने वाला है और तकनीकी के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऊर्जा की जरूरत हमें ज्यादा होगी। तो ऐसे में कोयला कॉम्पिटेंट नहीं रहेगा। इसके लिए हमें आवश्यकता है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ते हुए और सबसे बड़ी बात, जीवाश्म ईंधन का जो आने वाले समय में संकट है, उससे बचते हुए हम बिजली की आवश्यकता पूर्ति कर पाएं। ठीक है? इसी वजह से इस समय पर काम चल रहा है। दुनिया में 80 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का काम तो ऑलरेडी निर्माणाधीन वर्ल्ड में चल रहा है। मतलब दुनिया भर में काम इस समय चल रहा है। सबसे ज्यादा जो काम इस समय चल रहा है यूरेनियम एनरिचमेंट और प्राइवेट सेक्टर के थ्रू बिजली उत्पादन में, वो चाइना में चल रहा है। उसके बाद भारत और साउथ कोरिया का नाम आता है। जहां तक बात हो न्यूक्लियर रिएक्टर से ऊर्जा उत्पन्न करने की, तो अमेरिका इस समय 94 रिएक्टर्स के दम पर अपने देश में न्यूक्लियर एनर्जी पैदा कर रहा है। चाइना 60 रिएक्टर्स से और फ्रांस 57 रिएक्टर्स से यह काम कर रहा है। तो भारत को अचानक इस पर जोर देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें आने वाले समय में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। देश के अंदर शहरों की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक वाहन की संख्या बढ़ेगी, वाहनों की संख्या बढ़ेगी, एआई की डेटा सेंटर की संख्या बढ़ेगी। ऐसे में हमें ऊर्जा की बहुत ज्यादा जरूरत होगी और इसीलिए हमें एक ऐसे फ्यूल की तरफ बढ़ना पड़ेगा जो कि कार्बन का पॉल्यूशन कम करे, ग्रीन हाउस एमिशन, ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार गैसें हैं, उनका उत्सर्जन कम करे। इसीलिए हमने ये काम सोचा है। अब जब ये काम सोचा है तो इसके लिए कानूनी विधान क्या है? अगर आप प्राइवेट सेक्टर को ये काम दे देंगे तो ये तो चुनौतीपूर्ण होगा। तो प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी अमेरिका और कनाडा के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स चला रहे हैं। भारत में इसको कानूनी अमलीजामा पहनाने के लिए शांति बिल 2025 लाया गया। उस शांति बिल 2025 में यह लक्ष्य रखा गया कि हम ऊर्जा उत्पादित करना चाहते हैं 2047 तक 100 गीगावाट का। उसमें निजी कंपनियों को भी आने देंगे, लेकिन उन पर निगरानी के लिए एक एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड बनेगा जो कि विधिक संस्था होगी, यानी एक्ट के दम से बनी हुई एक संस्था होगी। जैसे सेबी है, बिल्कुल वैसे ही ये जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, ये इन सभी जगह की निगरानी करेगी। जैसे दुनिया के अंदर आईएईए करता है, बिल्कुल भारत के अंदर आईईआरबी करेगी, जो हर रिएक्टर के अंदर जाकर देख सकेगी, चेक कर सकेगी कि क्या उन्होंने सारे मानकों को पूरा किया है या नहीं किया है। आज देश में ऑलरेडी तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर रिएक्टर्स चल रहे हैं। आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर भी न्यूक्लियर रिएक्टर विकसित कर पाएगा। यही कारण है कि जब निजी क्षेत्रों को यह बात कही गई तो इसी को अडानी ने लपक लिया, या फिर कहिए कि अडानी को पता था इसीलिए प्लानिंग थे, जो भी है। अडानी ने इस बारे में घोषणा करी अपने एजीएम में कि हम खुद 10 गीगावाट अब न्यूक्लियर से एनर्जी पैदा करेंगे 2035 तक। और इसके लिए बाकायदा इन्होंने 2 कंपनियां भी बनाई हैं। अडानी ने बाकायदा इसके लिए पैसे का बजट भी रखा है। एक कंपनी का नाम अडानी एटॉमिक एनर्जी रखा गया है, एक का नाम रावत भाटा राज एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड रखा गया है। एक बिजली पैदा करेगी और एक उसका डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करेगी कि वो आगे तक ट्रांसफर हो पाए। इन दोनों कंपनियों को इन्होंने अपने एजीएम मीटिंग में बताया और यह भी कहा कि जब दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई थी, हम उस समय भी रुके नहीं। 4 लाख से अधिक कर्मचारी लगातार अडानी के साथ काम कर रहे हैं। हम उनके वेलबींग के लिए आगे काम करते रहेंगे। कुल मिलाकर इन्होंने अपनी एजीएम के मतलब सालाना जो बैठक होती है, उसमें अपने बदलावों के बारे में, भविष्य की प्लानिंग के बारे में सारे अनाउंसमेंट किए और कहा कि हम थर्मल के अंदर और न्यूक्लियर के अंदर आने वाले समय में बड़े से काम करने वाले हैं। और इनका जो मार्केट कैप है वो 5 लाख करोड़ के आसपास पार हो गया है। ये सारी बातें निकल कर आई। अब लेकिन कुछ बेसिक से सवाल कि साहब न्यूक्लियर पावर अगर निजी कंपनियां बनाएंगी तो इससे खतरा नहीं हो जाएगा क्या? तो देखिए, इसमें सबसे ऊपर जो चीज रखी गई है, मैंने पहले भी बताया, वो है एईआरबी को वैधानिक दर्जा देना। एईआरबी जो है वो 15 नवंबर 1983 को स्थापित हुई थी। एक्ट जो हमारा एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के तहत था, उसके तहत। लेकिन अब इस रेगुलेटरी बोर्ड को एक विधिक सुरक्षा दे दी जाएगी, यानी कि ये अब एक तरह से जांच एजेंसी की तरह काम कर पाएगी। न्यूक्लियर रिएक्टर्स का प्रॉपर तरीके से अनुसंधान, उनकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, उनकी सारी योजनाओं, परियोजनाओं, उन सबका निरीक्षण करने के लिए एक रेगुलेटरी बोर्ड बना दिया गया, जो प्लांट के ऑपरेशंस को देखेगा, बिजली उत्पादन, उपकरण निर्माण, न्यूक्लियर फ्यूल से जुड़े हुए कार्य, इन सबको वो अब मॉनिटर कर पाएगा, देख पाएगा। मतलब काम प्राइवेट संस्थाएं करेंगी, यानी यूरेनियम एनरिचमेंट तक भी प्राइवेट कंपनियां करेंगी। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि साहब ऐसे तो फिर यूरेनियम चोरी हो गया, तो प्राइवेट सेक्टर के पास यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है, वहां से
से आतंकवादियों के हाथ लग गया तो। अब इसमें कहानी ये है कि रिएक्टर में जो यूरेनियम का ग्रेड चाहिए होता है, वो 3 से 5% तक एनरिच चाहिए होता है, बम बनाने में 90% तक। तो ईरान अभी 60% तक ही एनरिच कर पाया है, 90% तक कर नहीं पाया है। तो ऐसे में अगर कोई बहुत ज्यादा एनरिचमेंट में लगा हुआ है, तो उसको तमाम निगरानियों में पकड़ा जा सकता है। तो यहां पर चिंता बजाय इसके कि न्यूक्लियर बम बना लिया तो क्या होगा, इसकी नहीं है। चिंता यह है कि अगर यूरेनियम लीक हो गया, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कोई दुर्घटना हो गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। ठीक है? तो क्या साहब हमारी ऊर्जा जो है वो आने वाले समय में काम के हमारे देश के लिए होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि आप अगर ऊर्जा का वितरण देखें, तो हमारे देश के अंदर यूरेनियम से उत्पादित जो ऊर्जा है, वो रिन्यूएबल एनर्जी को कॉम्पीट करेगी। अगर हम डेटा आपके साथ साझा करें, तो देश के अंदर ऑलरेडी जो ऊर्जा है, उसका 67% कोयला से पूर्ति हो रहा है। उसके अलावा जो डीजल खैर छोड़िए, हाइड्रो का 9.1% है, कोयले का 67% बता चुके हैं, सोलर का 9.4% और जो यूरेनियम है उसका 3% ऊर्जा उत्पादन है। तो हमारे पास में ये ऑप्शन बड़ा है कि हम इससे ऊर्जा उत्पादन में योगदान में मदद ले सकें। अब सवाल फिर भी बनेंगे। सवाल ये कि साहब हम ये तो सब कर लेंगे, बिजली भी बना लेंगे, समझ में आ गया, पूर्ति कहां से करोगे? यूरेनियम आएगा कहां से? इतनी ऊर्जा की पूर्ति के लिए यूरेनियम भी तो चाहिए होगा। आज हम अपनी क्षमता में 8.8 गीगावाट ऊर्जा बना पाते हैं, यूरेनियम जो हमारे पास है, तो 47 तक हम 100 गीगावाट कैसे पूर्ति कर पाएंगे? इतना यूरेनियम ले कहां से आएंगे? तो सवाल यह है कि यूरेनियम सबसे ज्यादा किन के पास है? तो आंसर यह है कि सबसे ज्यादा दुनिया में कुछ देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा, नामीबिया, रशिया, इनके पास सबसे ज्यादा यूरेनियम है और इनमें से सबसे ज्यादा यूरेनियम निकाल जो रहा है वो कजाकिस्तान है और कजाकिस्तान के साथ हमने ऑलरेडी डील कर रखी है। कजाकिस्तान टोटल जो यूरेनियम प्रोडक्शन हो रहा है वर्ल्ड में उसका 46% सेंट्रल एशिया का देश कजाकिस्तान वो पैदा कर रहा है, मतलब जमीन से निकाल रहा है। उसके बाद में फिर कनाडा है, कनाडा का नाम आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है, रशिया का नाम आता है, ये सब बना रहे हैं। क्या भारत के पास यूरेनियम है? हाँ, थोड़ा बहुत है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का नहीं है। ऐसे समझ लो कि 60,213 टन यूरेनियम उत्पादित हुआ 2024 में, भारत उसमें से 500 टन निकाल पाया था। तो हमको क्या करना होता है? हमें इंपोर्ट करना होता है और इंपोर्ट कहां से कर रहे हैं? कजाकिस्तान, कनाडा, उज्बेकिस्तान, रशिया, इन देशों से। जैसे हमने हाल ही में एक एग्रीमेंट किया कनाडा की कैम्को के साथ 6 मार्च 2026 को ही। वो यूरेनियम के लिए ही एग्रीमेंट था कि आप हमें यूरेनियम दीजिएगा। ऐसे ही हमने फरवरी 26 में 2026 में ही कजाकिस्तान के साथ में नया डील साइन किया कि वो हमें यूरेनियम सप्लाई करता रहेगा। और अभी हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ में ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये मई 26 की ही है, यूरेनियम को लेकर इनसे भी बात चल रही है। यानी कि भारत सरकार दुनिया के देशों के साथ जाकर के संपर्क कर रही है कि हमें यूरेनियम चाहिए और हम उससे ऊर्जा बना लेंगे। अब सवाल यह है कि जब आप पेट्रोल और डीजल के लिए गल्फ के ऊपर निर्भर थे तो आपको दिक्कत हुई, कल को फिर कोई